पहला क्वेश्चन है हमारा, कैफीन डज नॉट कॉज। क्वेश्चन कह रहा है कि कैफीन क्या कॉज नहीं करती है। ठीक है, पहला ऑप्शन है आपका इनहिबिशन ऑफ गैस्ट्रिक सेक्रीशन, दूसरा ऑप्शन है हाइपरग्लाइसीमिया, तीसरा ऑप्शन है मॉडरेट डायूरेटिक एक्शन और चौथा ऑप्शन है इंक्रीज इन फ्री फैटी एसिड। तो आपका करेक्ट ऑप्शन है ए, जो कि है इनहिबिशन ऑफ गैस्ट्रिक सेक्रीशन, क्योंकि कैफीन जो होती है ये ऑलवेज गैस्ट्रिक सेक्रीशन को इंक्रीज करती है। आपने देखा होगा कि आफ्टर टेकिंग कॉफी हार्ट बर्न की प्रॉब्लम आती है। ठीक है, तो ये क्यों आती है? क्योंकि गैस्ट्रिक एसिड का सेक्रीशन जो होता है वो कैफीन के द्वारा इंक्रीज कर दिया जाता है। तो इनहिबिशन ऑफ गैस्ट्रिक सेक्रीशन का सवाल ही नहीं उठता। तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाता है ए। अगला क्वेश्चन है हमारा, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नूट्रोपिक इंक्लूड ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। यहां पर आपके चार ऑप्शन हैं, इसमें से कोई एक ऐसा ऑप्शन है जो कि नूट्रोपिक्स के कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी को नहीं इंक्लूड करता। ठीक है, आपको वो ऑप्शन मार्क करना है। तो पहला ऑप्शन है आपका सेलेक्टिव इन्फ्लुएंस ऑन द ब्रेन, दूसरा ऑप्शन है इंप्रूवमेंट द एबिलिटी टू कम्युनिकेट विद पीयर्स, तीसरा ऑप्शन है डिक्लाइन इन द हाईएस्ट इंटीग्रेटिव ब्रेन फंक्शन और चौथा ऑप्शन है इंक्रीज इन एनर्जेटिक एक्सचेंज ऑफ द ब्रेन सेल। तो आपका करेक्ट ऑप्शन है यहां पर सी, जो कि है डिक्लाइन इन द हाईएस्ट इंटीग्रेटिव ब्रेन फंक्शन। जो नूट्रोपिक्स होते हैं हमारे, ये मेमोरी इनहेंसर होते हैं, हमारे ब्रेन की एबिलिटी जो होती है उसको इंक्रीज करते हैं। ठीक है, तो डिक्लाइन नहीं होता है यहां पर इंक्रीज होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सीएनएस स्टिमुलेंट बिलोंग्स टू नूट्रोपिक्स। आपको यहां पर यह बताना है कि कौन सा ऐसा सीएनएस स्टिमुलेंट है जो कि ऑल्सो बिलोंग करता है नूट्रोपिक्स से। ठीक है, पहला ऑप्शन है आपका कैम्फर, दूसरा ऑप्शन है पेंटोक्रिन, तीसरा ऑप्शन है सिडनोकार्ब और चौथा ऑप्शन है पायरासिटाम। तो आपका करेक्ट ऑप्शन है डी, जो कि है पायरासिटाम। पायरासिटाम सीएनएस स्टिमुलेंट होने के साथ साथ ये नूट्रोपिक एजेंट भी होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सीएनएस स्टिमुलेंट इज यूज्ड फॉर द सेरिब्रल स्ट्रोक ट्रीटमेंट। आपको यहां पर यह बताना है कि कौन सा सीएनएस स्टिमुलेंट हम यूज करते हैं इन द कंडीशन ऑफ सेरिब्रल स्ट्रोक। तो पहला ऑप्शन है आपका पेंटोक्रिन, दूसरा ऑप्शन है सिडनोकार्ब, तीसरा ऑप्शन है पायरासिटाम और चौथा ऑप्शन है कैफीन। तो आपका करेक्ट ऑप्शन है सी, जो कि है पायरासिटाम। पायरासिटाम को हम सेरिब्रल स्ट्रोक ट्रीटमेंट के लिए यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, इंडिकेट द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर रिवर्सिंग द विड्रॉल सिंड्रोम। कि किस क्लास की ड्रग को हम ड्रग ऑफ चॉइस की तरह यूज करते हैं फॉर रिवर्सिंग द विड्रॉल सिंड्रोम। तो पहला ऑप्शन है आपका बेंजोडाइजिपिन, दूसरा ऑप्शन है न्यूरोलेप्टिक, तीसरा ऑप्शन है एंटी डिप्रेसेंट्स और चौथा ऑप्शन है ऑल ऑफ द एबव। तो आपका करेक्ट ऑप्शन है डी, जो कि है ऑल ऑफ द एबव। अगला क्वेश्चन है हमारा, इंडिकेट द एनेस्थेटिक व्हिच इज एन इनहिबिटर ऑफ एनएमडीए ग्लूटामेट रिसेप्टर। आपको यहां पर ऐसी एनेस्थेटिक एजेंट का नाम बताना है जो कि अपना एनेस्थेटिक एक्शन प्रोड्यूस करता हो बाय इनहिबिशन ऑफ एनएमडीए ग्लूटामेट रिसेप्टर। पहला ऑप्शन है आपका थायोपेंटल, दूसरा ऑप्शन है हेलोथेन, तीसरा ऑप्शन है केटामिन और चौथा ऑप्शन है सीवोफ्लूरेन। तो आपका करेक्ट ऑप्शन है सी, जो कि है केटामिन। केटामिन एक डिसोसिएटिव एनेस्थेटिक एजेंट है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अक्सर आपसे पूछ लिया जाता है व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज डिसोसिएटिव एनेस्थेटिक एजेंट, तो वो होता है हमारा केटामिन और ये अपना एक्शन प्रोड्यूस करता है बाय इनहिबिशन ऑफ एनएमडीए ग्लूटामेट रिसेप्टर। ओके, अगला क्वेश्चन है हमारा, ऑल ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इंटेंसिफाई गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल मोटेलिटी एक्सेप्ट। जो आपके चार ऑप्शन है इसमें से कोई एक ऐसी ड्रग है जिसके द्वारा गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल मोटेलिटी जो होती है उसको इंटेंसिफाई नहीं किया जा सकता। आपको वो ऑप्शन मार्क करना है। पहला ऑप्शन है आपका पापावेरिन, दूसरा ऑप्शन है मेटाक्लोप्रामाइड, तीसरा ऑप्शन है डोमपेरिडोन और चौथा ऑप्शन है सिसाप्राइड। तो आपका करेक्ट ऑप्शन है ए, जो कि है पापावेरिन। पापावेरिन के द्वारा गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल मोटेलिटी को इंटेंसिफाई नहीं किया जा सकता। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, चूज एन इमेटिक ड्रग ऑफ सेंट्रल एक्शन। आपको यहां पर ऐसी इमेटिक ड्रग का नाम बताना है जो कि सेंट्रली एक्ट करके अपना इमेटिक एक्शन प्रोड्यूस करती है। पहला ऑप्शन है आपका इपिकैकुना डेरिवेटिव, दूसरा ऑप्शन है प्रोमेथाजिन, तीसरा ऑप्शन है एपोमार्फिन हाइड्रोक्लोराइड और चौथा ऑप्शन है ऑल ऑफ द एबव। तो आपका करेक्ट ऑप्शन है सी, जो कि है एपोमार्फिन हाइड्रोक्लोराइड। ओके, अगला क्वेश्चन है हमारा, ऑल ऑफ द फॉलोइंग ड्रग आर एंटी इमेटिक्स एक्सेप्ट। यहां पर आपके चार ऑप्शन है, इनमें से कोई एक ऐसी ड्रग है जो कि एंटी इमेटिक एक्शन नहीं रखती है। आपको वो ऑप्शन चूज करना है। पहला ऑप्शन है आपका मेटोक्लोप्रामाइड, दूसरा ऑप्शन है आपका ऑनस्ट्रॉन, तीसरा ऑप्शन है क्लोरप्रोमाजिन और चौथा ऑप्शन है एपोमार्फिन हाइड्रोक्लोराइड। तो अभी पिछले वाले क्वेश्चन में हमने ये पढ़ा था कि एपोमार्फिन हाइड्रोक्लोराइड जो होती है ये सेंट्रली एक्ट करके इमेटिक एक्शन देती है। ठीक है, तो यहां पर करेक्ट ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा, क्योंकि ये एक इमेटिक ड्रग
ड्रग है, दैट मीन्स ओमेटिन को प्रोड्यूस करने वाली ड्रग है। और यहां पर पूछा गया है कि कौन सी ड्रग एंटी इमेटिक ड्रग की तरह काम नहीं करती है, दैट मीन्स जो ओमेटिन को अपोज करे, लेकिन जो हमारी एपोमार्फिन हाइड्रोक्लोराइड है ये इमेटिक प्रोड्यूस करती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, ऑल ऑफ दीज ड्रग रिड्यूस इंटेस्टाइनल पेरिस्टालिसिस एक्सेप्ट। आपको यहां पर एक ऐसी ड्रग को चूज करना है जो कि इंटेस्टाइनल पेरिस्टालिसिस को रिड्यूस ना करती हो। पहला ऑप्शन है आपका लोपेरामाइड, दूसरा ऑप्शन है सीसाप्राइड, तीसरा ऑप्शन है मेथाइल सेलुलोज और चौथा ऑप्शन है मैग्नीशियम एल्यूमिनियम सिलिकेट। तो आपका करेक्ट ऑप्शन है बी जो कि सीसाप्राइड। ये ड्रग इंटेस्टाइनल पेरिस्टालिसिस मूवमेंट को रिड्यूस नहीं करती है। ओके, अगला क्वेश्चन है हमारा, ऑल ऑफ द फॉलोइंग ड्रग स्टिमुलेट बाइल प्रोडक्शन एंड बाइल सेक्रीशन एक्सेप्ट। आपके यहाँ पर 4 ऑप्शन है, इसमें से कोई एक ऐसा ऑप्शन आपको चूज करना है जिसके द्वारा ना तो बाइल जूस के प्रोडक्शन को इंक्रीज किया जाता हो और ना ही बाइल सेक्रीशन को। तो पहला ऑप्शन है आपका कीनोडायोल, दूसरा ऑप्शन है कोलेंजाइम, तीसरा ऑप्शन है कोलोसस और चौथा ऑप्शन है ऑक्साफेनामाइड। तो आपका करेक्ट ऑप्शन है डी जो कि है ऑक्साफेनामाइड। ऑक्साफेनामाइड बाइल जूस के ना तो प्रोडक्शन को इंक्रीज करता है और ना ही उसके सेक्रीशन को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, फॉलोइंग ड्रग स्टिमुलेट इरिथ्रोजेनेसिस एक्सेप्ट। आपको यहां पर एक ऐसी ड्रग का नाम बताना है जो कि इरिथ्रोजेनेसिस प्रोसेस को स्टिमुलेट ना करती हो। पहला ऑप्शन है आपका आयरन डेक्स्ट्रॉन, दूसरा ऑप्शन है विटामिन B12, तीसरा ऑप्शन है मेथोट्रेक्सेट और चौथा ऑप्शन है फोलिक एसिड। तो आपका करेक्ट ऑप्शन है सी जो कि है मेथोट्रेक्सेट। और बाकी के जो 3 ऑप्शन है हमारे आयरन डेक्स्ट्रॉन, विटामिन B12 एंड फोलिक एसिड, ये सारे इरिथ्रोजेनेसिस प्रोसेस को स्टिमुलेट करते हैं। अगर हम बात करें कि इरिथ्रोजेनेसिस प्रोसेस होती क्या है, तो इरिथ्रोजेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ आरबीसीज। अगला क्वेश्चन है हमारा, चूज द ड्रग डिप्रेसिंग इरिथ्रोजेनेसिस। यहां पर आपको बताना है कि आरबीसी प्रोसेस को डिप्रेस कौन कौन सी ड्रग करती है। देखिए पिछले क्वेश्चन में हमने पढ़ा कि स्टिमुलेशन कौन करता है इरिथ्रोजेनेसिस का, यहां पर हमको बताना है कि डिप्रेस कौन करता है इरिथ्रोजेनेसिस प्रोसेस को। पहला ऑप्शन है आपका रेडियो एक्टिव फास्फोरस 32, दूसरा ऑप्शन है फेरस सल्फेट, तीसरा ऑप्शन है आपका मोलग्रामोस्टिम और चौथा ऑप्शन है फोलिक एसिड। तो आपका करेक्ट ऑप्शन है ए जो कि है रेडियो एक्टिव फास्फोरस 32। इसके द्वारा इरिथ्रोजेनेसिस प्रोसेस को डिप्रेस किया जाता है, दैट मीन्स इनहिबिट किया जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, ऑल ऑफ द फॉलोइंग ड्रग यूज्ड फॉर आयरन डिफिशियंसी एनीमिया एक्सेप्ट। आपको यहां पर यह बताना है कि कौन सी ड्रग को हम इन द केस ऑफ आयरन डिफिशियंसी एनीमिया में यूज नहीं करते। पहला ऑप्शन है आपका फेरस सल्फेट, दूसरा ऑप्शन है फोलिक एसिड, तीसरा ऑप्शन है फेरस ग्लूकोनेट और चौथा ऑप्शन है फेरस फ्यूमरेट। तो आपका करेक्ट ऑप्शन है बी जो कि है फोलिक एसिड। फोलिक एसिड को हम आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में यूज नहीं करते हैं। तो बात आती है कि आखिर इसको हम किस तरह की एनीमिया में यूज करते हैं, तो वो होती है हमारी मेगेलोब्लास्टिक एनीमिया। अगला क्वेश्चन है हमारा, इंडिकेट द ड्रग व्हिच इंक्रीजेस एब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन फ्रॉम इंटेस्टाइन। आपको यहाँ पर ऐसी ड्रग का नाम बताना है जो कि आयरन के एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज करती हो फ्रॉम द इंटेस्टाइन। पहला ऑप्शन है आपका विटामिन B12 या साइनोकोबालामिन, दूसरा ऑप्शन है आपका फोलिक एसिड या विटामिन B9, तीसरा ऑप्शन है आपका एस्कॉर्बिक एसिड और चौथा ऑप्शन है इरिथ्रोपोइटिन। तो आपका करेक्ट ऑप्शन है सी जो कि है एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड कहें या कहें विटामिन सी, इसके द्वारा आयरन का एब्जॉर्प्शन जो होता है वो इंक्रीज कर दिया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, एन एडवर्स इफेक्ट ऑफ ओरल आयरन थेरेपी इज। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन कह रहा है कि अगर हम ओरल आयरन थेरेपी को एडॉप्ट किए हैं तो वहां पर एडवर्स इफेक्ट हमारे कौन कौन से जनरेट हो सकते हैं। ठीक है, पहला ऑप्शन है आपका एनीमिया, दूसरा ऑप्शन है हेडेक, तीसरा ऑप्शन है थ्रोम्बोसाइटोपिनिया और चौथा ऑप्शन है कॉन्स्टिपेशन। तो आपका करेक्ट ऑप्शन है डी जो कि है कॉन्स्टिपेशन। देखिए इन द केस ऑफ ओरल आयरन थेरेपी सबसे मोस्ट कॉमन जो हमारा एडवर्स इफेक्ट होता है वो होता है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इरिटेशन या गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसऑर्डर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, टिक द ड्रग यूज्ड इन ए प्लास्टिक एनीमिया। आपको यहां पर ऐसी ड्रग को मार्क करना है जो कि यूज की जाती हो इन द केस ऑफ ए प्लास्टिक एनीमिया। पहला ऑप्शन है आपका फेरकोवेन, दूसरा ऑप्शन है साइनोकोबालामिन, तीसरा ऑप्शन है इपोइटिन अल्फा और चौथा ऑप्शन है फोलिक एसिड। तो आपका करेक्ट ऑप्शन है सी जो कि है इपोइटिन अल्फा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंसेस सिंथेसाइज्ड विद इन वेसल वॉल्स एंड इनहिबिट थ्रोम्बोजेनेसिस। क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि यहां पर ऐसा कौन सा सब्सटेंस है जो कि वेसल वॉल्स के अंदर सिंथेसाइज्ड होता है और थ्रोम्बोजेनेसिस प्रोसेस को इनहिबिट करता है। थ्रोम्बोजेनेसिस क्या है? थ्रोम का मतलब होता है क्लॉट और जेनेसिस मतलब फॉर्मेशन। तो क्लॉट के फॉर्मेशन को इनहिबिट करने वाला कौन सा सब्सटेंस है? पहला ऑप्शन आपका थ्रोम्बोक्सेन, दूसरा ऑप्शन है प्रोस्टासाइक्लिन, तीसरा ऑप्शन है प्रोस्टाग्लैंडिन और चौथा ऑप्शन है नन ऑफ द अबव। तो आपका करेक्ट ऑप्शन है बी जो कि है प्रोस्टासाइक्लिन। ठीक है,
ये सब्सटेंस हमारा थ्रोम्बोजेनेसिस या क्लॉट फॉर्मेशन को इनहिबिट करता है। ठीक है, जो दूसरे ऑप्शन है हमारे जैसे कि थ्रोम्बोक्सेन या TXA2, ये ब्लड क्लॉटिंग को सपोर्ट करता है। ठीक है, और जो तीसरा ऑप्शन है हमारा प्रोस्टाग्लैंडिन, ये हमारा ऐसा प्रोस्टेनॉइड है जो कि इन्फ्लेमेशन कॉज करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, ऑल ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ ड्रग्स आर फॉर थ्रोम्बोसिस ट्रीटमेंट एक्सेप्ट। यहां पर क्वेश्चन आपसे यह कह रहा है कि जो आपके 4 ऑप्शन हैं, इनमें से 3 ऑप्शन तो ऐसे हैं जिनको कि हम थ्रोम्बोसिस ट्रीटमेंट के लिए यूज करते हैं, लेकिन कोई एक ऐसी ड्रग है जिसको कि हम थ्रोम्बोसिस ट्रीटमेंट के लिए यूज नहीं करते हैं। आपको वो ऑप्शन मार्क करना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हमें यह समझना होगा कि आखिर थ्रोम्बोसिस ट्रीटमेंट होता क्या है। ठीक है, तो देखिए, जब कभी भी हमें चोट लगती है और हमारे बॉडी के अंदर इंटरनल ब्लड क्लॉट का फॉर्मेशन हो जाता है, अब वो ब्लड क्लॉट ब्लड सर्कुलेशन को डिस्टर्ब करेगा, जिससे कि हमारे जो इंटरनल ऑर्गन है वो डैमेज हो सकते हैं। तो उसको डिजनरेट करने के लिए, उस क्लॉट को ब्रेक करने के लिए कुछ हम बाहर से ऐसे एजेंट्स लेते हैं जो कि उसकी ब्रेकिंग करवा दें, उसकी लिसिस करवा दें। ठीक है, तो इंटरनल ब्लड क्लॉट को ब्रेक करना, उसकी लिसिस करवाना, ये कहलाता है थ्रोम्बोसिस ट्रीटमेंट। ठीक है, अब यहां पर आपको ऐसा ऑप्शन चूज करना है जिसको कि हम थ्रोम्बोसिस ट्रीटमेंट में यूज नहीं करते हैं। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है हमारा एंटी कोगुलेंट ड्रग, दूसरा ऑप्शन है एंटी फाइब्रोनोलिटिक ड्रग, तीसरा ऑप्शन है फाइब्रोनोलिटिक ड्रग, चौथा ऑप्शन है एंटी प्लेटलेट ड्रग। तो आपका करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पर बी, जो कि है एंटी फाइब्रोनोलिटिक ड्रग। देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। अगर आप इस क्वेश्चन को समझ नहीं पा रहे हैं तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके इसको डिस्कस कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपके कंफ्यूजन को मैं क्लियर कर सकूं। ध्यान आपको यह रखना है कि इसको बड़ी ही सावधानी से अटेंड करना है, क्योंकि इन क्वेश्चंस का आंसर हमें पता होता है लेकिन फिर भी इनको हम गलत करके चले आते हैं। दोस्तों, हमारी हर एक स्लाइड की तरह ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क रहेगा। आप इसका आंसर हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। क्वेश्चन है आपका, हिपैरिन इफेक्टिव व्हेन एडमिनिस्ट्रेड ओरली, दिस कंसिडरेशन इज। यहाँ पर आपको एक स्टेटमेंट दी गई है और आपको बताना है कि ये सही है या गलत। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि अगर हिपैरिन को हम ओरली एडमिनिस्टर करते हैं तो वो इफेक्टिव होगा या नहीं। ठीक है,